हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। हमने प्रीवियस दो वीडियोस में मोशन के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को स्टडी किया था और आज हम मोशन के पार्ट थर्ड को स्टडी करेंगे, जिसमें मेनली हम लोग एक्सेलरेशन और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि एक्सेलरेशन से हम लोग क्या समझते हैं। तो एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, यानी उसकी वेलोसिटी में किसी भी तरह का चेंज हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या हो जाती है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है, यानी जो चेंज हो रहा है वो बॉडी की वेलोसिटी में हो रहा है। ठीक है। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड ऑन द अदर हैंड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसलिए ये ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में एक्सेलरेशन की वेलोसिटी होती है, स्पीड नहीं होती है। तो जैसा कि यहाँ से क्लियर होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है ये हमें देखना है। एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए के साथ में, और क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितना होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां लिख देते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर किसी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी u है, तो यहाँ पर अगर हम फाइनल वेलोसिटी को v वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u वेक्टर से, और नीचे टाइम को हम t लिख दे रहे हैं। ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दो वेक्टर्स हैं, यानी फाइनल वेलोसिटी वेक्टर और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। क्योंकि एक्सेलरेशन इनके डिफरेंस के बराबर होता है, तो किसी भी दो वेक्टर्स का जो डिफरेंस होता है या दो वेक्टर्स का सम होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसलिए v वेक्टर माइनस u वेक्टर जो क्वांटिटी आएगी, जो रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसलिए एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पे जो टाइम है, ये टाइम जो है ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है। अब अगर हम एक्सेलरेशन की यूनिट की बात करें, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऊपर वेलोसिटीज हैं। वेलोसिटीज का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट होती है सेकंड्स। तो यहाँ से मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो एक्सेलरेशन की यूनिट आ जाती है। तो एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है। एक्सेलरेशन के तीन केसेस हो सकते हैं। या तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी, या फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव हो सकती है, और या फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। इन तीनों केसेस को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी भी कह सकते हैं हम एक्सेलरेशन को। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है, यानी कि जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी लगातार कांस्टेंट बनी हुई है।
और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी लगातार कांस्टेंट बना हुआ है और उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट बनी है। यानी वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्शन में लगातार उसका जो है वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट बनी हुई है। मेरा उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और उसकी डायरेक्शन भी वही सेम बनी हुई है। ये दोनों चीजों का साथ में होना जरूरी है, ठीक है, तभी हम कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहां पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, तो दोनों चीजें साथ में कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे सपोज एक ट्रक है जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या वेलोसिटी से लगातार एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है और उसका मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, वो 50 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन करता जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो हम कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। अब सेकंड केस को कंसिडर करते हैं जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, या कह लीजिए कि एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन के पॉजिटिव होने का क्या मतलब है और इसका क्या एग्जांपल है, इसको हम देखना चाहते हैं। सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग यहां से अपनी पोजीशन, सपोज ये पी पोजीशन है, पी पोजीशन से हम इसको नीचे की डायरेक्शन में ड्रॉप करते हैं। सपोज ये पेन है जिसको कि हमने यहाँ पर ले रखा है और इसको हम नीचे की डायरेक्शन में जस्ट ड्रॉप कर देते हैं, तो इसके मोशन में क्या चेंजेस आएंगे, तो इस पर जो है लगातार अर्थ अपनी तरफ या अर्थ के सरफेस की तरफ वो लगातार एक एक्सेलरेशन वाली फोर्स इस पर एक्ट करेगी, जिस फोर्स के साथ में अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, ठीक है, ये हमेशा इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब हम ये देखते हैं कि इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी है, जब हमने इसको अपने हाथ से पकड़ रखा है और जस्ट इसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो उस वक्त क्योंकि ये हमारे हाथ के साथ में ही है, यानी कि हाथ में एक रेस्ट की पोजीशन में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। तो इस वक्त तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन जैसे ही हम इसको ड्रॉप करेंगे तो नीचे की डायरेक्शन में, क्योंकि इस पे एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, तो इसकी स्पीड नीचे की डायरेक्शन में इंक्रीज करना शुरू करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसको ड्रॉप करने के जस्ट बाद इसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगी जो नीचे की डायरेक्शन में होगी। यहां से हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक ही है, तो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए इसकी वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज करना शुरू होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो उस केस में क्या होगा, if the direction of acceleration is along the direction of velocity, then velocity will increase। यानी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है, अगर वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही है तो क्या करेगा, वो वेलोसिटी को बूस्ट अप करेगा और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो दोनों का सेम डायरेक्शन में होने पर ही उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अब हम एक दूसरा केस देख लेते हैं जिसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी यही ऑब्जेक्ट है जिसको हमने पी पॉइंट पर सपोज ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो किया, ठीक है, इस बार हमने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है या प्रोजेक्ट किया है। तो जब हम इसको ऊपर की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगातार नीचे की डायरेक्शन में ही इस पर एक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है वेलोसिटी की डायरेक्शन के। तो ऐसे केसेस में जब डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है, उस केस में बॉडी जो है वो स्पीड अप नहीं करेगी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करेगी, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, वो जो है स्लो डाउन होगा, ठीक है। तो इफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन
is opposite to the direction of velocity, then velocity will decrease. It will decrease. ठीक है, यहां पे ये चीज क्लियर है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि सपोज एक मूविंग बस है जो कि रेस्ट की स्टेट में है। अब इसने क्या किया, इसने एक्सेलरेट करना शुरू किया। एक्सेलरेट जैसे जैसे इसने करना शुरू किया तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आगे की तरफ, और बस भी आगे की तरफ मूव कर रही है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी आगे की तरफ हो जाएगी। तो इस केस में भी देखिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही है, तो इसका मतलब ये बॉडी या ये बस स्पीड अप करना शुरू करेगी और इसकी स्पीड या इसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करने लगेगी। इसी तरीके से अगर सपोज यही बस जो है ये किसी वेलोसिटी v से मूव कर रही थी और फिर इसने ब्रेक लगाया, सपोज इसने ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई करने की वजह से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये बॉडी जो है या ये बस जो है ये इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करने लगेगी, ये स्पीड अप होने के बजाय स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के अलोंग है या उसके ऑपोजिट है। ठीक है, तो यहां से ये चीजें क्लियर होती हैं। ब्रेक के अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, अब इस पर ये लगातार स्लो डाउन होती चली जाएगी और एक पॉइंट आएगा जहां पर ये आकर के स्टेशनरी हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से इन दो केसेस में देखिए, ये जब ऑब्जेक्ट P को हमने यहाँ से ड्रॉप किया तो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इस वजह से ये लगातार स्पीड अप होता चला जाएगा और इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे ग्राउंड पे जब ये स्ट्राइक करेगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि लगातार एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में या वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहा है। इस केस में, सेकंड केस में हम देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। तो जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रो किया जाएगा तो लगातार इसकी जो स्पीड है या इसकी वेलोसिटी है वो डिक्रीज करती जाएगी, जिसकी वजह से एक पॉइंट आएगा, सपोज हमने उसका नाम दे दिया Q। Q पॉइंट पे आकर के ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो जाएगा और फिर स्टेशनरी होने के बाद के वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। और फिर उसके बाद में ये नीचे की तरफ आने लगेगा क्योंकि एक्सेलरेशन इस पे अभी नीचे की ही डायरेक्शन में लग रहा है और फिर इसकी वेलोसिटी भी नीचे की डायरेक्शन में ही है, तो फिर से ये स्पीड अप होता हुआ फाइनली ग्राउंड पे आकर के मैक्सिमम इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, ये केस आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन कितने टाइप्स से क्लासिफाई किए जा सकते हैं, कितने टाइप्स के एक्सेलरेशंस होते हैं। एक्सेलरेशन को ब्रॉडली जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या एक्सेलरेशंस को दो पार्ट्स, दो टाइप्स के एक्सेलरेशंस जो हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं। एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को देखते हैं। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज होती जा रही है, लेकिन जो चेंज हो रहा है वो एक कांस्टेंट रेट से हो रहा है, यानी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो या तो इंक्रीज करती चली जा रही है कांस्टेंट रेट से और या फिर डिक्रीज करती चली जा रही है एक कांस्टेंट रेट से, तो ऐसे एक्सेलरेशंस को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, यानी चेंज इन वेलोसिटी एट अ कांस्टेंट रेट, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी एट अ वेरिएबल रेट।
तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, और वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का? जैसे कोई बॉडी, अगर अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, कोई भी बॉडी, जैसे हमने पहले केस में भी देखा था कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटी के अंडर में फॉल कर रहा है, तो इस पर जो एक्सेलरेशन की लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी के बराबर लग रहा है, और जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस होता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या देख सकते हैं, जैसे सपोज एक फेदर है जो कि फॉल कर रहा है स्टॉर्मी कंडीशंस में, यानी फेदर फॉलिंग ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, यानी एक पंख है जो कि स्टॉर्म की कंडीशंस में फॉल कर रहा है, तो कभी उस पंख की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगी, कभी वो डिक्रीज करेगी, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो इस वजह से ऐसा मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में एक चीज हमको ध्यान रखनी होगी कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो लगातार कांस्टेंट बनी हुई है, लेकिन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी या तो डिक्रीज भी कर सकती है या फिर इंक्रीज भी कर सकती है। तो अगर हमें एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी हुई, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी, सपोज हम इसको वी ए वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी अगर स्मॉल यू से डिनोट कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी स्मॉल वी से डिनोट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2। तो ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है बॉडी का, या कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमको मेमोराइज रखना चाहिए, और इसे क्या कह सकते हैं u प्लस वी बाई 2 को हम लोग, दिस इज द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द एवरेज वेलोसिटी इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे। तो जो भी मोशन के पैरामीटर्स होते हैं वो कौन कौन से मेन पैरामीटर्स होते हैं? एक तो u, जिसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हैं। सेकंड v है, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। a है जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। t जो है टाइम इंटरवल है जिसमें कि ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर मोशन कर रहा है। और s है जो कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पे ध्यान देने की चीज है कि s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। वो बात अलग है कि अगर सपोज एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, वो भी यूनिडायरेक्शनल, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो जाएगा। तो ये जो भी मोशन के पैरामीटर्स हैं, इनके बीच में अगर हम रिलेशनशिप जानना चाह रहे हैं कि मतलब u, v, a, t और s के बीच में क्या रिलेशनशिप है, या इनके बीच में क्या जो है एक फॉर्मूला है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो कौन कौन सी हैं? तो देखिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। फर्स्ट है
v इज इक्वल टू u प्लस at, यानी फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। s डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम इंटरवल, a एक्सेलरेशन और t टाइम इंटरवल। ठीक है। थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है जिनकी हेल्प से हम इन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच के रिलेशनशिप को समझते हैं और इसके बेसिस पे अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन किस केस में वैलिड होंगी या किस केस में एप्लीकेबल होंगी। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। दो कंडीशंस होती हैं, ये दोनों कंडीशंस साइमल्टेनियसली अगर होल्ड कर रही हैं तभी इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो एप्लीकेबल होंगी। ये क्या है? फर्स्ट, जो मोशन है वो लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए, यानी लीनियर मोशन। लीनियर का मतलब एक लाइन में जो मोशन हो रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन एक कर्व के अलोंग है तो उसके लिए ये फॉर्मूले या ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगी। लीनियर मोशन जो होता है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। सपोज हम ये मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर एक पॉइंट O से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है। O को ओरिजिन बोलते हैं, यानी जहां से वो उसका मोशन ओरिजिनेट हो रहा है। उसके बाद ये सपोज पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन किस तरह से हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट इस तरफ अपना मोशन करे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मोशन होगा, और या फिर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में भी अपना मोशन कर सकता है नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। दोनों ही मोशंस भले ही वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो चाहे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो, दोनों ही स्ट्रेट लाइन मोशंस हैं। तो दोनों ही मोशंस के लिए ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये एप्लीकेबल होंगी। ठीक है। अब क्या होगा कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो मोशंस हो रहे हैं उनको हम पॉजिटिव साइन के साथ में, इन फिजिकल क्वांटिटीज को पॉजिटिव साइन के साथ में, और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो रहे हैं तो ये फिजिकल क्वांटिटीज नेगेटिव साइन के साथ में रखी जाएंगी। ये चीज ध्यान देने की है क्योंकि हमें यहाँ पर साइन के साथ ही इन वैल्यूज को रखना है। ठीक है। उसको हम लोग क्वेश्चंस में और ज्यादा डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से हम साइन के साथ इन फिजिकल क्वांटिटीज को रख रहे हैं। जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, या कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगर कोई एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो उस केस में इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगी। यहाँ पर वहां पर हम इन फॉर्मूलों को यूज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये हमें देख लेना जरूरी है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए पूरे मोशन के दौरान। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। डेरिवेशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो हमारे अंदर देते हैं। तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे डिराइव हुई हैं या कैसे आई हैं। ठीक है। तो हम तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को यहाँ पर डिराइव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे। तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी
यहां मैंने वेलोसिटी को VEL डॉट से रिप्रेजेंट किया है, डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहां पर? V, इनिशियल वेलोसिटी इज U एंड टाइम इज T। तो इस इक्वेशन को अगर हम यहां से V माइनस यू की वैल्यू देखें तो ये 80 आ जाएगी। तो V इक्वल टू U प्लस 80। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह से डिराइव होती है, ठीक है। इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को तो देखिए, हम जानते हैं कि इन केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, ये हम पहले देख चुके हैं। यानी कि एवरेज वेलोसिटी इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। तो वी एवरेज इक्वल टू, ये एवरेज वेलोसिटी है, वी एवरेज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और हम यहाँ देख भी चुके हैं कि ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में ही होल्ड करती हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम वेलोसिटी एवरेज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमको अगर सपोज डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम जानते हैं इस वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब ये कौन सी वेलोसिटी हम यहाँ पर लेंगे, क्योंकि हम पूरे मोशन को देख रहे हैं और मोशन के दौरान वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी इनिशियल में u है, फाइनल में v है। तो यहाँ पर जो हमें पूरी जर्नी के दौरान जो वेलोसिटी लेनी होगी वो एवरेज वेलोसिटी लेनी होगी। तो v एवरेज इनटू टाइम, v एवरेज की वैल्यू यहाँ से अगर हम रख देते हैं u प्लस वी बाई 2 इंटू टी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब एक चीज ये देखिए कि ट्वाइस ऑफ s यहां से कितना हो जाएगा, ut प्लस vt। v की वैल्यू, क्योंकि हम यहां देख रहे हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं भी फाइनल वेलोसिटी का टर्म नहीं आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फाइनल वेलोसिटी के टर्म को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। तो यहां से सब्स्टिट्यूटिंग the value of v from first equation of motion, तो यहां रख दीजिए ट्वाइस ऑफ s आ जाएगा इक्वल टू यू टी प्लस v की जगह क्या रखेंगे, u प्लस ए टी मल्टीप्लाइड बाई टी। तो ट्वाइस ऑफ s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। यहां से ट्वाइस ऑफ s की वैल्यू आ जाती है ट्वाइस ऑफ यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 2। इसे अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर विच इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरह से हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया है। अब हम लोगों को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं भी टाइम का टर्म नहीं होता है, ठीक है। यहाँ कहीं भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम का टर्म नहीं होता है। हमें मालूम है कि वेलोसिटी एवरेज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो हम क्या करेंगे इस केस में, v, u, a और s इनको हम लोग मतलब यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट का टर्म है, तो डिस्प्लेसमेंट हम देख चुके हैं, वेलोसिटी एवरेज इनटू टाइम होता है। वेलोसिटी एवरेज की वैल्यू यहाँ से u प्लस वी बाई 2 इंटू टी रख सकते हैं। अब यहाँ कोई भी टाइम का टर्म नहीं है, तो ये टाइम के टर्म को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन
v इज इक्वल टू u प्लस एटी, हैंस यहां से टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। टाइम की इस वैल्यू को हम यहां पर रख देंगे, इसको सपोज हम बोल रहे हैं 1 और इसको बोल रहे हैं 2। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट s इक्वल टू u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, इसको हम u प्लस वी को v प्लस यू भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ से v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए लिख देते हैं। हमको मिल जाता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए। ठीक है, इसको हम यहां पर अगर ट्रांसफर करते हैं तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एस और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एस विच इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिराइव कर लिया है। ठीक है, ये सब क्लियर है इसमें। तो ये डेरिवेशंस जो हैं, अगर आप इन डेरिवेशंस को देखेंगे तो आपका जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके अंदर डेवलप होगी, तो इसलिए इनको देखना चाहिए और इनका जो है आपको मालूम होना चाहिए कि इसको कैसे डिराइव किया जाता है। ठीक है, एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी इसके न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमें जो भी ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, भले ही वो डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन हो, सबको हमको साइन के साथ में रखना है। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, a scooter acquires a velocity of 36 kilometer per hour in 10 seconds just after start. It takes 20 seconds to stop. Calculate the acceleration in the two cases. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड्स जस्ट आफ्टर स्टार्ट। इसका मतलब स्कूटर ने अपना जो है मोशन जस्ट आफ्टर स्टार्ट किया, यानी कि स्कूटर की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, जस्ट आफ्टर स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब 0, वेलोसिटी 0 है क्योंकि उसने रेस्ट की पोजीशन से अपना मोशन स्टार्ट किया है। एंड इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 36 किलोमीटर पर आवर। सो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। और टाइम कितना लगा इनिशियल वेलोसिटी 0 से लेके फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर आने में, 10 सेकेंड्स। तो टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड्स। इट टेक्स 20 सेकेंड्स टू स्टॉप, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसकी सबसे पहले वो रेस्ट की पोजीशन से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद उसने क्या किया, एक्सेलरेट किया होगा, जिसकी वजह से उसकी फाइनल वेलोसिटी बढ़ करके 36 किलोमीटर पर आवर आ गई। इसके बाद वो स्टॉप कर गया, स्टॉप करने के लिए क्या किया होगा, ब्रेक अप्लाई किया होगा उसने, यानी कि उसमें रिटार्डेशन हुआ होगा। तो ये दूसरा केस आ जाता है, यानी दूसरे केस में 20 सेकेंड्स, टाइम इक्वल टू 20 सेकेंड्स टू स्टॉप। स्टॉप का मतलब फाइनली ये जो स्कूटर है वो स्टॉप कर जा रहा है, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है। और इनिशियल कितनी थी, इनिशियल तो इसकी वेलोसिटी जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। क्यों,
क्योंकि ब्रेक्स इसने तब अप्लाई किए हैं जब इसकी वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर हो थी। इसका मतलब इस केस की फाइनल वेलोसिटी इस केस की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन मालूम हैं और हमें मालूम है कि अगर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमें और साथ में हमें एक्सेलरेशन पूछा गया है, इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्लियर होता है, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर दे रखी है और टाइम सेकेंड्स में है, तो पहले हमें यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो मेंटेन रखना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको भी मीटर पर सेकंड में ले आएंगे। तो मीटर पर सेकंड में मैं बता चुका हूं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और अगर सपोज मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो उसको 18/5 के फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 36 इंटू 5/18, 18 टू जा तो ये 10 आ जाता है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक इसी तरह यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे तो v की वैल्यू 10, u की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन a है और टाइम लग रहा है 10 सेकंड्स का, तो यहाँ से a की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट केस में। अब सेकंड केस में भी हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 10 है, प्लस एक्सेलरेशन इंटू टाइम 20 सेकेंड्स का लग रहा है, तो यहाँ से 20a इज इक्वल टू -10 एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू -10/20 इज इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस में हम देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो माइनस साइन के साथ आई है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट में रिटार्डेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने ब्रेक अप्लाई किया है, तभी वो फाइनली जाकर के स्टॉप हुआ है। तो यहाँ इसलिए इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है या फिर रिटार्डेशन हुआ है। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट किया था तो उसमें एक्सेलरेशन हुआ था, इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम लोग इसी का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन अजय पेडल्स his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. ठीक है, तो यहां पर भी दो चीजें उसने पूछी हैं, दो केसेस हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, तो स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0।
Ajay pedals his bicycle to attain a velocity of 6 मीटर पर सेकंड in 30 seconds. यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी अटेन कर लेता है? 6 मीटर पर सेकंड. और कितना टाइम इसमें लग रहा है? 30 सेकंड्स का. इसके बाद सेकंड केस में अब ये ब्रेक अप्लाई करता है. such that the velocity of the bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकंड in the next 5 seconds. ब्रेक अप्लाई करने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी? 6 मीटर पर सेकंड. और फाइनल वेलोसिटी कम्स डाउन टू 4 मीटर, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है ब्रेक अप्लाई करने की वजह से. कितने टाइम में? 5 सेकंड्स में. तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है. इसी तरीके से फर्स्ट केस में भी आपसे एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी गई है. तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है. v की वैल्यू 6 है, u की वैल्यू 0 है, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और टाइम 30 सेकंड्स दिया हुआ है. तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू 6/30 हो जाती है, दैट इज 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सेकंड केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 6 मीटर पर सेकंड. उसके बाद ब्रेक्स अप्लाई किए गए जिसकी वजह से वेलोसिटी डिक्रीज करके 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है. कितने टाइम में? 5 सेकंड्स में. तो इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम यहाँ पर यूज करेंगे. v की वैल्यू 4 है, u की वैल्यू 6 है, प्लस एक्सेलरेशन a इंटू टाइम इज 5 सेकंड्स. तो 5a इज इक्वल टू -2, हेंस a इज इक्वल टू -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो बाइसिकल है ये जो है इसमें रिटार्डेशन हुआ है ब्रेक्स के अप्लाई करने की वजह से, इसलिए ये नेगेटिव साइन के साथ आया है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार acquires a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर in 10 seconds starting from rest. Find A पार्ट है एक्सेलरेशन, बी पार्ट में पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी, सी में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इन दिस टाइम. ठीक है, A car acquires a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर in 10 seconds starting from rest. Starting from rest का क्या मतलब हो जाता है कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है और एक्वायर कर लेती है एक कितनी वेलोसिटी? 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड्स. इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर और जो टाइम लग रहा है दैट इज 10 सेकंड्स. फाइंड द एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टाइम सेकंड्स में है, तो पहले इस वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें. तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 के फैक्टर से हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे. 18 4 72, 4 5 20 मीटर पर सेकंड इसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाती है. अब हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे. तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हैंस v की वैल्यू कितनी है? 20 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस एक्सेलरेशन a है और t 10 सेकंड्स है. Hence, a is equal to 20/10 is equal to 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर.
तो फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बी पार्ट में पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है इसकी, ठीक है। अब हम देखिए फर्स्ट पार्ट से हमें क्लियर है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v एवरेज इक्वल टू u यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, जो हम पहले देख चुके हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 20 है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज वेलोसिटी, राइट। सी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम। अब हम यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट का टर्म आता है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हैंस s इक्वल टू u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे 2, इनटू टाइम कितना लग रहा है ऑब्जेक्ट को 10 सेकेंड्स, तो 10 का स्क्वायर। 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 100 मीटर्स विल बी द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये s जैसा हम पहले बता चुके हैं, s रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस ट्रेवल को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है वो भी एक ही डायरेक्शन में, तो उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होगी और डिस्प्लेसमेंट्स इक्वल हो जाते हैं इन केस ऑफ यूनी डायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। तो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का वही हमारे पास डिस्टेंस भी आ जाएगा। सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 100 मीटर्स, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। अब हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उनको अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके साथ ही हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के भी कंसेप्ट को समझेंगे कि मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।